व्यूअर्स, वैसे तो ये वीडियो तमाम इंग्लिश सीखने वालों के लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रखती है, लेकिन मैंने इसे ख़ास तौर पर मुकाबले के इम्तहान के स्टूडेंट्स के लिए तरतीब दिया है, क्योंकि मेरा मुशाहदा है कि CSS PMS के एस्पिरेंट्स को सबसे ज़्यादा परेशानी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर होती है और फेल होने वाले स्टूडेंट्स में से भी 99% वो होते हैं जो कि इंग्लिश के पेपर खुसूसन इंग्लिश ऐसे में फेल होते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में इंग्लिश सब्जेक्ट्स का स्टूडेंट्स के असाब के ऊपर एक नाइट मेयर की तरह सवार हो जाना फितरी सी बात है। और मुकाबले के इम्तहान के स्टूडेंट्स की परेशानी मज़ीद उस वक़्त बढ़ जाती है जब इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर CSS PMS के इम्तहान की तैयारी के हवाले से आए रोज़ उनको नित नई इंफॉर्मेशन का सामना करना पड़ता है। और चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे स्टूडेंट्स की दुखती रग होता है, तो इंफॉर्मेशन मीडिया पे सबसे ज़्यादा बात भी इसी मौजू पे की जाती है। वैसे तो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हर किस्म की तालीम जो है वो एक कारोबार बन चुकी है, लेकिन खुसूसन CSS PMS की इम्तहान की तैयारी जो है ये एक तालीमी इशू के बजाय एक कमर्शियल इशू बन चुका है। और कमर्शलिज्म और एडवर्टीजमेंटिज्म का चूँकि चोली दामन का साथ हैं, तो फिर ऐसे तमाम कमर्शियल इदारे जो CSS PMS के इम्तहान की तैयारी का दावा रखते हैं, उनका खुसूसी फोकस फिर होता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, ताकि उनके अदारे और प्रोडक्ट की भरपूर तरीके से मार्केटिंग की जा सके। और मार्केटिंग के असूलों के मुताबिक जब भी किसी चीज़ को बेचना होता है, तो या तो लोगों को डराकर उसकी तरफ राग़िब किया जाता है या सबज़ बाग दिखाकर। और मॉडर्न मार्केटिंग के अंदर ज़्यादा ट्रेंड लोगों को डरा कर चीज़ बेचने का ही है। मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स को अब तक समझ आ चुकी होगी कि ये कमर्शियल इदारे किस तरह से CSS PMS के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कमज़ोरियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि इन तमाम अदारों के इल्म में ये बात अच्छी तरह से होती है कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है वो मुकाबले के इम्तहान के तमाम स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो लिहाजा अपने अदारों की प्रमोशन के लिए या अपने इश्तहारों और अपने सेशंस में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट की इसी कमज़ोरी को हाईलाइट करते हैं। तो फिर इसका नतीजा क्या आ रहा है कि सोशल मीडिया खुसूसन यूट्यूब के ऊपर इस सब्जेक्ट को लेकर इंफॉर्मेशन का एक सैलाब आ चुका है और स्टूडेंट्स बेचारे परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि वो एक एडवर्टाइज़र की बात सुनकर अपना जहन बनाते हैं कोई काम करने के लिए, तो कोई दूसरा एडवर्टाइज़र उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ और नई बात बता के उनको कंफ्यूज कर देता है। और इंग्लिश लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है वो ख़ास तौर पर ऐसे तलबा के लिए जो है वो दर्द सर और परेशानी बना हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मतलूबा महारत हासिल कर पाएंगे या उनकी इंग्लिश कब ठीक होगी। और इस परेशानी की मेन वजह ये कन्फ्यूजन है कि आखिरकार CSS PMS के इम्तहान में अपील होने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का मेयार क्या होना चाहिए। और ये कन्फ्यूजन की वजह भी जो है ये सोशल मीडिया और एडवर्टीजमेंट ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स तरह तरह की बातें सुन रहे होते हैं कि जी फ़लाँ स्टैंडर्ड की आपकी इंग्लिश होनी चाहिए CSS PMS में अपीयर होने के लिए, अगर फ़लाँ क्वालिटी या फ़लाँ लेवल की आपकी इंग्लिश नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले कंपटीशन से आउट हैं, और इस तरह की बहुत सी बातें। अब ऐसी इंफॉर्मेशन को सुनकर जो है ना स्टूडेंट्स वो इंग्लिश लैंग्वेज का जो मतलूबा मेयार है CSS PMS में अपीयर होने के लिए, इस चीज़ को लेकर वो कंफ्यूज ही रहते हैं। और ये कन्फ्यूज़न जो है बाज़ औक़ात फिर बाद में परेशानी और खौफ की शक्ल भी ले लेती है। तो इंशाल्लाह आज की अपनी इस वीडियो में हम कंपटीशन के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स की इसी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक ही है, CSS PMS के लिए अलहदा से कोई इंग्लिश नहीं है। लिहाजा आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रिपरेशन है वो CSS PMS के हवाले से नहीं करनी, बल्कि आपने उसे एज ए लैंग्वेज सीखना है। क्योंकि अगर आप CSS PMS के हवाले से इंग्लिश को तैयार करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप एक्चुअल में लैंग्वेज को सीखने के बजाय उसके डिफरेंट टेस्टिंग फॉर्मेट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें कि जो आपके CSS PMS में जो आपके इंग्लिश के पेपर्स हैं वो डिफरेंट टेस्ट प्रोसीजर्स हैं, जो कि डिफरेंट टेस्ट फॉर्मेट्स के ज़रिए जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो आपकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए तरतीब दिए गए हैं। तो लिहाजा आपका फोकस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, ना कि टेस्ट प्रोसीजर्स। लेकिन इसके बरक्स होता क्या है कि जो CSS PMS के जो स्टूडेंट्स हैं या उनको जो तैयारी करवाने वाले जो लोग हैं, टीचर्स वगैरह, उनका फोकस जो है वो बजाय लैंग्वेज के इन्हीं टेस्ट फॉर्मेट्स पर होता है। और यही वो मेन पॉइंट है जहाँ पे गलती होती है, और इसी गलती की वजह से जो है स्टूडेंट्स वो फिर
इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मतलूबा महारत हासिल करने में नाकाम रहते हैं। अपनी इस बात को अगर मैं सादा अल्फाज में समझाना चाहूँ तो वो इस तरह से होगी कि स्टूडेंट्स, अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पुअर है तो आपने मेहनत करके सिर्फ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, क्योंकि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपनी मतलूबा महारत हासिल कर लेंगे तो आपको इस बात से बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी इन एक्सपर्टीज़ को किस टेस्ट फॉर्मेट के ज़रिए जो है वो टेस्ट किया जा रहा है। बात करने का मकसद ये है, जब इंग्लिश के ऊपर आपकी एक दफ़ा कमांड बन गई तो किसी भी किस्म का इंग्लिश का पेपर हो, चाहे वो मुकाबले के इम्तहान का हो या चाहे किसी और इम्तहान का, तो उसको हल करना या उसमें अच्छे मार्क्स लेना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, ये बात ना मैं अब आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। देखें, CSS PMS का एक स्टूडेंट है और उसकी इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी पुअर है, तो वो अपनी इस परेशानी के हल के लिए किसी एकेडमी का रुख करता है या किसी टीचर के पास जाता है। तो अब टीचर्स क्या करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट का इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बैकग्राउंड नॉलेज को चेक किए बगैर उसको प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन और ऐसे जितनी भी जो टेक्निकल राइटिंग्स हैं, इनकी टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स को सिखाने में लगा देते हैं। अब होता क्या है एंड पे कि बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगाने के बावजूद ऐसा स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश के पेपर में, खुसूसन इंग्लिश ऐसे में बुरे तरीके से नाकाम हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस स्टूडेंट ने इंग्लिश लैंग्वेज तो सीखी नहीं। इसने तो ये इतना सारा टाइम जो है इंग्लिश लैंग्वेज के डिफरेंट टेस्ट फॉर्मेट्स को सीखने में गुजारा है, और जब एक बंदे ने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा ही नहीं है तो ये कैसे मुमकिन है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज के किसी टेस्ट में कामयाब हो जाएगा। अब हमारे CSS PMS के जो स्टूडेंट्स हैं बेचारे, उनके साथ मोस्टली यही हो रहा है, और उनकी नाकामी की यही वजह है कि इन स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती, इंग्लिश लैंग्वेज के डिफरेंट टेस्ट फॉर्मेट सिखाए जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करता जाऊँ कि ये जो मैं बार बार वीडियो को शुरू से लेके अब तक जो एकेडमीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैं सारी एकेडमीज़ की बात कर रहा हूँ या सारी टीचर्स की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी एकेडमीज़ और बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स की बेसिक्स को क्लियर करवाते हुए बिल्कुल ठीक तरीके से और बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। ये मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन रहता है। तो स्टूडेंट्स जब एकेडमी से वापस आते हैं या जब वो नाकाम हो जाते हैं, हम बैठ के जब उनकी फेलियर को डिस्कस करते हैं तो ये चीज़ें सारी सामने आती हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। तो मेरा मकसद जो है एकेडमीज़ को या टीचर्स को क्रिटिसाइज़ करना बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ के दुरुस्त इंग्लिश और क्वालिटी इंग्लिश में क्या फ़र्क होता है, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं उनकी इस कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके कि CSS PMS के इम्तहान में अपीयर होने के लिए उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें महारत का आखिरकार मेयार का होना चाहिए। तो एक बात और बताता चलूँ, जब मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूँ तो मैं रिटन इंग्लिश की बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स का पहला इंट्रैक्शन जो है CSS PMS में वो रिटन एग्जाम के साथ होता है। तो अगर मेयार की बात की जाए तो मेयार के हवाले से इंग्लिश लैंग्वेज के 3 लेवल्स हैं। कौन कौन से? करेक्ट राइटिंग, दूसरे नंबर पे आ जाती है क्वालिटी राइटिंग, और तीसरे नंबर पे आ जाती है स्टैंडर्ड या एडवांस्ड राइटिंग। स्टूडेंट्स, आप ज़रा गौर करके आप इन तीनों लेवल्स के फ़र्क को समझ लें। करेक्ट राइटिंग का मतलब ये है कि जो आपकी तहरीर है वो फ्लॉलेस हो, यानी कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, उसमें किसी किस्म का कोई ग्रामर के लिहाज से उसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग जो है वो भी बिल्कुल ठीक हो, फ़िक्रे की बनावट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आ जाती है क्वालिटी राइटिंग। क्वालिटी राइटिंग से मुराद ये है कि आपकी जो तहरीर है उसमें आपके जो ख़यालात का इजहार है वो बड़े ही खुशनुमा और पुरअसर अंदाज में किया गया हो। उसमें आपके जो ख़यालात हैं ना वो बड़े अच्छे अंदाज में जो है रिप्रेजेंट किए गए हों। आपकी जो सोच है उसके अंदर क्लैरिटी और मैच्योरिटी नज़र आए, ठीक है। आपका जो अंदाज़े बयां है उसके अंदर क्रिएटिविटी और सेल्फ एनालिसिस की झलक नज़र आए। आपकी जो बातचीत है उसके अंदर एक नेचुरल फ्लो और कोहेरेंस हो। आपका स्टाइल बड़ा कन्विंसिंग हो। जो पढ़ने वाला है, रीडर है, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो आपकी तहरीर को पढ़ के, उसको मज़ा आए आपकी रीडिंग को पढ़ते हुए। ये होती है क्वालिटी राइटिंग। और जो तीसरे नंबर पे आ जाती है स्टैंडर्ड या एडवांस्ड राइटिंग। इससे मुराद डिफरेंट जो है टेक्निकल राइटिंग्स हैं, और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के डिफरेंट फॉर्मेट्स जैसे कि ऐसे, प्रेसी वगैरह आ जाते हैं, और डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इंग्लिश शामिल है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इंग्लिश क्वालिटी के जो डिफरेंट लेवल्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, हम उनको अचीव कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा पहला लेवल है ना करेक्ट राइटिंग का, उसके लिए हमें अपनी बेसिक्स पे काम करना होगा। हमें ग्रामर के रूल्स को समझना होगा, हमें
ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसको किस तरह से ठीक रखा जा सकता है, ताकि हमारा जो लिखा हुआ मटेरियल है उसके अंदर किसी किस्म का कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो। गरज ये है कि अपनी बेसिक इंग्लिश के ऊपर मेहनत करके हम करेक्ट राइटिंग का जो माइलस्टोन है उसको अचीव कर सकते हैं। और जो हमारा दूसरा लेवल है क्वालिटी राइटिंग का, तो उसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस लेवल को हम सीख नहीं सकते, इसको हमें डेवलप करना पड़ेगा। और डेवलप कैसे करेंगे हम? रीडिंग से, बिकॉज ओनली द गुड रीडर्स हैव ऑलवेज बीन द गुड राइटर्स। देखें, अगर आप एक अच्छा क्वालिटी वाला राइटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको एक अच्छा रीडर बनना पड़ेगा। और रीडिंग भी आपको दो तरह की करनी पड़ेगी, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। अब इंटेंसिव रीडिंग से मुराद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, सुबह शाम दिन रात, बार बार जब आपको टाइम मिले, ठीक है, आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप रीड करें, ये होती है इंटेंसिव रीडिंग। और एक्सटेंसिव रीडिंग ये होती है कि आप वैरायटी ऑफ मटेरियल पढ़ें, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को स्टडी करें। आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स, नॉवेल्स, बुक्स, जो चीज़ आपके हाथ लगे उसको पढ़ते चले जाएं। तो जितना ज़्यादा और जितना वैरायटी से आप मटेरियल को पढ़ते जाएंगे उतने ही अच्छे आप ऐसा ऐसा राइटर बनते जाएंगे। और जो हमारा तीसरा लेवल है स्टैंडर्ड और जो एडवांस्ड राइटिंग है, तो अगर आपने पहले दो लेवल्स अचीव कर लिए हैं तो वो कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि इसमें टेक्निकल राइटिंग्स हैं। तो ये डिफरेंट इंग्लिश के जो फॉर्मेट्स हैं इनकी टेक्निक्स को हम एक दफ़ा समझ लें और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस से ही ऐसा ऐसा जो है ये चीज़ें हमारी राइटिंग के अंदर डेवलप हो जाएंगी, ये टेक्निक हमें आ जाएगी। और जो इंग्लिश राइटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स हैं उन्हें भी हमें टैकल करना आ जाएगा, वो भी ऐसा ऐसा से हमारी जो राइटिंग है उसके अंदर डेवलप हो जाएंगे प्रैक्टिस से। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात को अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें कि ये जो मैंने आपको डिफरेंट लेवल्स बताए हैं ना क्वालिटी ऑफ इंग्लिश के, ये आप इसी तरह समझ लें कि ये इंग्लिश लेवल पर महारत हासिल करने की जो सीढ़ी है ना, उसके ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं ये। और आप एक स्टेप को छोड़कर ऊपर नहीं चढ़ सकते, आपने स्टेप बाय स्टेप ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। यानी पहले आपने करेक्ट राइटिंग जो है उसको अचीव करना है, फिर आपने जो है क्वालिटी राइटिंग को डेवलप करना है अपने अंदर, और फिर आखिर में आपने एडवांस या जो टेक्निकल राइटिंग है उसको सीखने की कोशिश करनी है। लेकिन बदकिस्मती से होता क्या है, सेल्फ स्टडी में भी और एकेडमी के अंदर भी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले दोनों स्टेप ही छोड़ के तीसरे स्टेप पर जो है वो मेहनत करना शुरू कर देते हैं, और वो फिर इंग्लिश लेवल की जो क्वालिटी वाली और जो महारत वाली सीढ़ी है ना उसके ऊपर कभी भी नहीं चढ़ सकते। उसकी मिसाल ऐसी है ना, एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी बेसिक इंग्लिश पुअर है, ठीक है, और उसका रीडिंग बैकग्राउंड भी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो राइटिंग है ना उसके अंदर क्वालिटी है ना करेक्शन है। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को अगर ऐसे और प्रेसी की टिप्स और ट्रिक्स पे लगा देते हैं, तो ये आपने क्या किया, आपने यही काम किया कि आपने पहले दोनों स्टेप्स छोड़ दिए। जो लर्निंग लैडर थी हमारी क्वालिटी ऑफ इंग्लिश की, दोनों स्टेप्स आपने पहले छोड़ दिए। अब इस तरह की सूरत हाल से बाद में कोई खातर खा जो अच्छा नतीजा सामने आने वाला नहीं है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता रहेगा, एंड पे वो नाकाम हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, जो कोर क्वेश्चन है ना हमारी इस वीडियो का जो अभी तक चल रहा है वो ये है कि जो CSS PMS के स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होने के लिए आखिरकार किस लेवल का इंग्लिश का म्यार दरकार है और वो उसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं। देखें, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जिसको समझने में अक्सर ही स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों गलती करते हैं, और ये चीज़ जो है स्टूडेंट्स की जो है बदतरीन नाकामी का बायस बनती है। और ये वो पॉइंट है कि इसको अगर स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझ लें तो वो CSS PMS के लिए अपना जो इंग्लिश है उसका मतलूबा म्यार है उसको लेकर कभी परेशान ना हो, ना वो इस टॉपिक के ऊपर जो बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है उसकी वजह से कन्फ्यूजन का शिकार हों, ना वो इश्तहारबाजों के हथे चढ़ें, और ये फालतू किस्म की जो इश्तहारबाजियाँ हैं इनके चक्करों से वो बाहर निकलें। स्टूडेंट्स, अगर आप CSS PMS के इम्तहान के लिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो शुरू में फिर आप मेयारी इंग्लिश के बारे में सोचना छोड़ दें। स्टार्ट में आपका पहला मोटो जो है वो होना चाहिए करेक्ट राइटिंग का। आपने शुरू में अपनी सारी मेहनतों का जो रुख है वो बेसिक इंग्लिश को इम्प्रूव करने की तरफ रखना है, और अपने अंदर करेक्ट लिखने की जो एबिलिटी है वो पैदा करने की कोशिश करनी है। आप ये बात अपने जहन में रखें कि अगर आपका लिखा हुआ जो मवाद है उसके अंदर ग्रामेटिकल एरर्स नहीं हैं तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश के इस म्यार के साथ भी CSS PMS के इम्तहान के अंदर अपीयर हो सकते हैं। तो लिहाजा जब आप करेक्ट राइटिंग को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उस दौरान आपने क्वालिटी ऑफ राइटिंग के बारे में परेशान नहीं होना, उस बारे में नहीं सोचना। आपका उस वक्त सारी मेहनतों और सारी जो कोशिशें हैं उसका महवर होना चाहिए करेक्ट राइटिंग। बाकी रह गया मसला
कि CSS PMS के इम्तहान में अपीयर होने के लिए जो आपकी इंग्लिश है उसकी क्वालिटी का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये बात ऑलरेडी मैं आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपकी जो तहरीर है उससे आपके ख़यालात का जो इजहार है वो बड़ा दिलकश और बड़ा पुरअसर हो, आपकी सोच के अंदर क्लैरिटी हो, मैच्योरिटी हो, आपका जो अंदाज़े बयां है उससे आपकी क्रिएटिविटी और आपका जो सेल्फ एनालिसिस है उसकी एक झलक नज़र आए, आपका डाटा कुक्ड ना लगे, क्रैमिंग जो है वो जो नज़र ना आ रही हो पढ़ने वाले को, ठीक है। आपका सेल्फ एनालिसिस जो है उसमें वो शो हो, और जो आपकी बातचीत है उसके अंदर एक नेचुरल फ्लो हो, एक कोहरेंस हो, आपका स्टाइल बड़ा कन्विंसिंग हो, लॉजिकल हो, पढ़ने वाले को मज़ा आए आपकी तहरीर को पढ़ के, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जो भी आपकी तहरीर को पढ़े। गर्ज ये है कि आपने अपनी राइटिंग्स के ज़रिए जो है अपना जो मैसेज है वो इफ़ेक्टिवली कन्वे करना है रीडर को। अपनी राइटिंग से आपने एक जो इम्पैक्ट है वो क्रिएट करना है रीडर के माइंड के ऊपर। तो बस यही स्टैंडर्ड है CSS PMS की इंग्लिश का। इसके अलावा और कोई आपने मज़ीद को तीर नहीं मारने को बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं अक्सर इश्तहारी वीडियोस के अंदर देख रहा होता हूँ कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर ना एक रोब जमाने के लिए या धाक बैठाने के लिए ना अपने काम की, तो वो बड़ी गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और स्टूडेंट बेचारे डर जाते हैं वो सुन सुन के कि पता नहीं किस लेवल का स्टैंडर्ड चाहिए जी CSS PMS को करने के लिए, पता नहीं कौन से पहाड़ खोद कर लाने पड़ेंगे। देखिए, एक आम जो आपका बैचलर लेवल का एग्ज़ाम होता है ना, जैसे B है, तो उस लेवल की आपको इंग्लिश चाहिए CSS PMS के लिए। आपने सीधे साधे जो है ज़ुबान है, सादा अल्फाज के अंदर आपने अपना मैसेज कन्वे कर देना है, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा लफाजी की भी ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा लेबोरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस मैसेज आपका इफेक्टिवली कन्वे हो जाए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि तहरीर जो है आपकी खूबसूरत हो, ठीक है, कन्विंसिंग हो, लॉजिकल हो, और सबसे ज़रूरी चीज़ है करेक्ट हो। हाँ, बीच में कुछ ऐसी टेक्निकल राइटिंग्स हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत इडियोमैटिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना पड़ सकता है, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो ट्रेनिंग से और प्रैक्टिस से ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं आसानी से आपकी राइटिंग में। अब हम आते हैं हमारी वीडियो का जो कोर क्वेश्चन है उसके दूसरे हिस्से की तरफ, कि CSS PMS की जो इंग्लिश है उसकी जो क्वालिटी का मतलूबा स्टैंडर्ड है, जो भी मैंने आपको बताया, उसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर मैंने अलहदा से आप लोगों के लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनाई है जिसका टाइटल है कि CSS और PMS करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अंग्रेज़ी में लिखना कैसे बेहतर बनाएं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इंटरनेट के ऊपर इंग्लिश को इम्प्रूव करने के नित नए तरीके देख देख कर तंग आ गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना कैसे है, तैयारी करनी कैसे है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये वीडियो जो अभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये देखना आप पे फ़र्ज़ है। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। बाकी इसका ख़ुलासा बयान कर देता हूँ कि स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी इस वीडियो में डिफरेंट चीज़ें बताई हैं ना कि जो क्वालिटी राइटिंग के अंदर होनी चाहिए, ये बात जहन में रखें कि इन चीज़ों को आप सीख नहीं सकते, इनको डेवलप कर सकते हैं। वरना अगर सीखने की बात हो तो स्टूडेंट्स तो मेरी बातें सुन के भी परेशान हो गए होंगे। ये जो मैंने डिफरेंट चीज़ें बताई हैं कि आपकी राइटिंग बड़ी कन्विंसिंग हो जी, बड़ी क्लैरिटी हो, मैच्योरिटी हो, कोहेरेंस हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, इसको सुनकर तो स्टूडेंट्स बहुत सारे घबरा गए होंगे कि सर जी ये वाली बातें तो हम डिफरेंट इश्तहारों में सुन सुन के परेशान हुए हैं, आपने भी यही वाली बातें बता दी। देखिए स्टूडेंट, जो परेशानी है ना वो इन क्वालिटीज़ की नहीं है। परेशानी तब पैदा होती है जब हम इन क्वालिटीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं या सीखने की कोशिश जो है उसके बारे में सोचते हैं। उसकी वजह यह है कि इन क्वालिटीज़ को सीखा नहीं जा सकता, इनको डेवलप किया जा सकता है। आप मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब आप एक वैरायटी ऑफ मटेरियल आपके पास होगा ना, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मवाद आपके पास है, उसको आप बार बार पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं खुद ब खुद ही एक गैर महसूस तरीके से आपकी रीडिंग के अंदर, आपकी राइटिंग के अंदर आती चली जाएंगी, ठीक है। रीडिंग जो है वो एक ख़ास किस्म का निखार पैदा कर देगी आपकी राइटिंग के अंदर और आपको पता भी नहीं चलेगा। वरना रीडिंग के बगैर आप लाख टिप्स ट्रिक्स जो हैं, टेक्निक्स हैं और जो रूल्स हैं आप सीख लें, समझ लें, कभी भी आपकी राइटिंग के अंदर क्वालिटी नहीं पैदा हो सकती। बल्कि क्वालिटी राइटिंग तो दूर की बात है, आपके अंदर रीडिंग के बगैर सेल्फ राइटिंग की एबिलिटी पैदा नहीं हो सकती। मैंने देखा है CSS PMS के ऐसे स्टूडेंट्स को भी जो कि ऐसे के पैसेजेस को रटे लगा रहे होते हैं। वजह यही होती है कि सेल्फ राइटिंग नहीं है। अब अक्सर एकेडमीज में होता भी ऐसे ही है कि वो एक स्टूडेंट है, उसका कोई रीडिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो उसको लगा देते हैं वो प्रेसी और ऐसे की टिप्स एंड ट्रिक्स पे वो मेहनत कर रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद नतीजा एंड पे सिफर है।
लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सारी अकेडमीज़ की बात नहीं कर रहा, कुछ अकेडमीज़ बहुत अच्छा काम भी करवा रही हैं, जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। किस्सा मुख्तसर ये है कि आपने क्वालिटी ऑफ राइटिंग को नहीं सीखना, आपने बस रीड करते जाना है, क्वालिटी खुद ब खुद ही आपकी तहरीरों में जो है वो आती चली जाएगी। और खुशकिस्मती की बात यह है कि जो CSS PMS के जो ऑप्शनल और कंपलसरी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो वैरायटी ऑफ मटेरियल पर मुश्तमिल है। तो लिहाजा आप अपने कोर्स कंटेंट को ही बार बार पढ़ते रहे ना, उसका जो मटेरियल है, तो आपका जो रीडिंग का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सी आपने नई बात कर दी है। डेफिनेटली जब हमने CSS PMS करना है तो हमने मटेरियल को पढ़ के ही उसको आगे जाना ना एग्ज़ाम में। देखिए स्टूडेंट के साथ एक मसला तो ये है कि वो क्वालिटी बुक्स को स्टडी नहीं करते। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब वो अभी CSS PMS की जो स्टडी है उसको स्टार्ट करते ही है ना प्रिपरेशन को, तो वो अपने से एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स या जो इंग्लिश के माहिर लोग हैं उनकी राइटिंग को अपनी राइटिंग के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और जब वो देखते हैं कि यार उनकी राइटिंग जैसी क्वालिटी हमारी राइटिंग में तो है ही नहीं, तो साथ ही परेशान हो जाएंगे और फिर वो क्या करेंगे, वो क्वालिटी ऑफ राइटिंग को ना सीखना शुरू कर देंगे। उस चक्कर में क्या होगा कि वो मज़ीद से मज़ीद परेशान होते जाएंगे और कन्फ्यूज़ होते जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स तरीकाकार ये है कि जब आपने CSS PMS की तैयारी शुरू करनी है ना एग्ज़ाम की, तो आपने क्या करना है कि अपना जो आपका कोर्स कंटेंट है उसके मटेरियल को आप बार बार रीड करना शुरू कर दें। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को पढ़ें बगैर मेमोराइज़ किए, पर जस्ट उसको रीड करें बार बार। और साथ में आप क्या करें, आप अपना करेक्ट राइटिंग जो है ना उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर दें। ठीक है, ग्रामर सीखें, जो बेसिक इंग्लिश है उस पर मेहनत करें। 3 से 4 माह बाद आप देखेंगे कि करेक्ट जो राइटिंग है उस पर मेहनत करने से आपकी जो राइटिंग है वो गलतियों से पाक हो गई है। और चूँकि साथ में आप कंटिन्यूसली 3-4 माह से रीड करते आ रहे हैं, तो आपको महसूस होगा कि जो क्वालिटीज़ जो हैं, जो अभी हमने डिस्कस की हैं, वो चीज़ें सारी जो कि एक क्वालिटी राइटिंग में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपकी जो राइटिंग है उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो गई हैं। और ये बात आप ज़हन में रखें कि जो करेक्ट राइटिंग है ना वो आपने एक ही बार सीखनी है, लेकिन जो क्वालिटी राइटिंग है ना इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये सारी ज़िंदगी का प्रोसेस है। तो ये आप साथ साथ आपकी इम्प्रूव होगी। आप देखेंगे कि 6 से 8 माह रीडिंग के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा क्वालिटी आपकी राइटिंग के अंदर आ जाएगी। 6 से 8 माह आप कॉन्टीन्यूसली रीड करें, लेकिन साथ में आपकी जो है आपने करेक्शन पे तवज्जो देनी है कि आप करेक्ट जो राइटिंग का आपका टारगेट है वो भी साथ पूरा हो जाए। तो 6 से 8 माह बाद रीडिंग के बाद आप अपनी राइटिंग का जो मुआवजा है ना वो 6 से 8 माह पहले वाली राइटिंग के साथ करके देखिएगा, तो आप देखेंगे कि ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा क्वालिटी ऑफ राइटिंग में, बल्कि आपको शायद यकीन है कि ये सारा मटेरियल आपने लिखा है। तो ये तरीका है करेक्ट इंग्लिश एंड क्वालिटी इंग्लिश, या ओवरऑल आप कह लें कि CSS PMS की जो इंग्लिश है उसको इम्प्रूव करने का तरीका ये है। अब स्टूडेंट्स से गलती यही होती है ना कि उधर CSS PMS की तैयारी अभी स्टार्ट ही की है, तो साथ में वो क्वालिटी इंग्लिश के पीछे लग गए। फिर क्या हुआ कि वो प्रैक्टिस और सीखने से भी जब डेवलप नहीं हुई, तो फिर डिसहार्ट हो गए, परेशान हो गए कि यार ये हमारी तो नहीं, हमें तो नहीं हमारी राइटिंग में क्वालिटी आ रही, पता नहीं कैसे पैदा होगी, या हम तो अच्छा लिख ही नहीं सकते। इस तरह की बातें जो है ना नेगेटिव फिर वो सोचना शुरू कर देंगे, परेशान होना शुरू कर देंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है इसी वीडियो के दौरान कि जब आपने इंग्लिश की तैयारी शुरू करनी है तो आपका पहला जो मोटो है वो करेक्ट इंग्लिश का होना चाहिए। आपका लिखा हुआ जो मवाद है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना। देखें, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर जी हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है अटैम्प्ट देने के लिए, लेकिन जो आप बता रहे हो तो एक लंबा प्रोसेस है। तो ऐसी सूरत हाल में भी उनसे मैं यही कहूँगा कि फिर भी आपका फोकस पहला करेक्ट इंग्लिश पे ही है। देखें, आपकी राइटिंग के अंदर क्वालिटी नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली वो करेक्ट है। ठीक है ना। आपके लिखे में ग्रामर की गलतियाँ नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लिखते आप, ग्रामेटिकली आपकी करेक्ट है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं ना, तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि आप उसको एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे। लेकिन आपने फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा क्वालिटी को भी अचीव कर लिया है कि बड़ा अच्छा लिखते हैं जी, बड़ा स्ट्रॉन्ग आपकी राइटिंग है, लेकिन उसके अंदर अगर ग्रामेटिकल एरर्स हैं, ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, तो आपका पास होना नामुमकिन है। क्योंकि आपका मवाद जो है ना उसके अंदर जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है आपके एग्जामिनर के ऊपर। क्योंकि मैं टीचर हूँ तो पेपर चेक करने का इत्तेफाक तो होता ही रहता है। तो जब हम रीड कर रहे होते हैं ना स्टूडेंट के पेपर को, और बीच में स्टूडेंट्स की सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो, वो ठीक ना हो, तो यकीन करें रीड करने को दिल नहीं करता पेपर। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब आपने वो ग्रामर की गलतियाँ की हुई हैं, देखिए एक पेज है सामने, एक नज़र आ रहा है ना, एक्सप्रेशन है, तो 4-5 गलतियां पूरे पेज के अंदर आपकी आ गई हैं डिफरेंट। किसी में सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत है, कहीं प्रेपोजिशन आपकी गलत है, कहाँ पंक्चुएशन का फॉल्ट आ रहा है, तो वो आप गए, आप कंपटीशन से बाहर हैं आप। ठीक है।
तो लिहाजा स्टूडेंट्स, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका पहला फोकस जो है वो करेक्ट राइटिंग जो है होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी अगर क्वालिटी ऑफ राइटिंग नहीं भी है ना, तो उसके बगैर आपका गुजारा चल सकता है, लेकिन करेक्ट राइटिंग के बगैर तो आपका एक पल का गुजारा नहीं है CSS PMS के ट्रैक पे। और क्वालिटी जो है वो तो साथ साथ डेवलप होती जाएगी अगर आप रीड कर रहे हैं, मैंने डिटेल में बता दी है। तो अब आते हैं हम अपने तीसरे सब्जेक्ट की तरफ, जो हमारा एडवांस जो राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग है, जो स्टैंडर्ड राइटिंग है, ऐसे प्रेसी वगैरह। तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी करेक्ट इंग्लिश आपने अचीव कर ली है, क्वालिटी इंग्लिश का जो आपका टायर है वो आपने अचीव कर लिया है, तो ये 2 स्टेप्स आपने अचीव कर लें, तो तीसरा स्टेप आपके लिए कोई मुश्किल नहीं फिर आ जाएगा। क्योंकि टेक्निकल राइटिंग में क्या है कि डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ इंग्लिश हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनकी डिफरेंट रूल्स हैं, आपने एक दफ़ा उनको सीख लेना है, समझ लेना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। तो आप बड़ी जल्दी जो है महारत हासिल कर लेंगे उनको लिखने में, क्योंकि आपकी पहले बेस बन चुकी है, आपकी करेक्ट राइटिंग है और आप क्वालिटी से लिखते हैं, तो ऐसे प्रेसी इन चीज़ों को हैंडल करना आपके लिए फिर मुश्किल नहीं रह जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखें, जो करेक्ट राइटिंग का जो आपका माइलस्टोन है ना, उसको अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। करेक्ट राइटिंग में आपका जो है ना, वो आपके लिए मेंटली ट्रेनिंग होगी कि बहुत ज़्यादा आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें ऐसे है कि आपको पूरी की पूरी अपनी बेसिक इंग्लिश जो है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, रूल्स ऑफ जो ग्रामर हैं उनको बार बार प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रामर के रूल जो रट लिए तो वो आ गए, प्रैक्टिस से वो उनको आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके इसके लिए आपको किसी टीचर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स के, इंग्लिश सीखने का पूरा जो प्रोसीजर है, उसमें सबसे अहम बात यही होती है कि आप किससे इंग्लिश सीख रहे हैं। यानी कि टीचर का इंतखाब जो है ये आपने बड़ा सोच समझ के करना है। आपने किसी के पीछे नहीं लगना टीचर का इंतखाब करते हुए। देखिए, हर टीचर हर स्टूडेंट के लिए नहीं होता, हर स्टूडेंट को हर टीचर की समझ भी नहीं आती। आपने अक्सर देखा होगा कि एक ही टीचर होता है, क्लास के कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि हमें बड़ी समझ आ रही है, उसी क्लास के कुछ स्टूडेंट कहते हैं जी हमें तो कुछ हमारे पल्ले ही नहीं पड़ा। देखें, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हर स्टूडेंट की अपनी एक मखसूस कंपैटिबिलिटी होती है हर टीचर के साथ। तो लिहाजा आपने अपनी सूटेबिलिटी देखनी है, आपने अपना देखना है कि आपको किस टीचर के साथ काम करके ज़्यादा समझ आ रही है, आप ईजी फील कर रहे हैं। तो आपने ट्रेंड में नहीं बह जाना कि यार फ़लाँ जनाब अकेडमी, फ़लाँ जनाब जो है चैनल और फ़लाँ टीचर। आप बस चेक करें कि आप किसके साथ ईजी हैं, ठीक है। अब उसका तरीकाकार ये है कि आप फ़र्ज़ करें यूट्यूब पे अगर आप लर्न करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे चैनल हैं, बहुत अच्छा काम भी करवा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आप सर्च करें पहले हफ़्ता 10 दिन, जब आपने कोर्स स्टार्ट करना है। शुरू से आप ये ना हो कि चैनल उठाया एक और उस पर मेहनत करनी शुरू कर दी, नहीं। पहले आप सिलेक्ट करें, हफ्ता 10 दिन रिसर्च करें। रिसर्च करने से आपको ये होगा कि अंदाज़ा हो जाएगा, जब डिफरेंट टीचर्स के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैनल या कौन से टीचर के साथ काम करके ना आपको ज़्यादा समझ आ रही है या आप जल्दी इंप्रूव करेंगे। तो बस फिर आप उसको जो है शुरू कर दें। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि होता यह है कि आप फ़र्ज़ करें आप एक टीचर के साथ काम करना शुरू कर दिया, काफ़ी सारा टाइम ज़ाया करने के बाद कहते हैं कि नहीं नहीं यार, हमें तो ये गलत हो गया, आप वो दूसरे टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, तो अब उधर चलते हैं। तो आप पहले ये हफ्ता 10 दिन लगा के टाइम, ये आपका ज़ाया नहीं होगा। बाद में ज़ाया होने का खतरा होता है जब आप क्विट करके एक टीचर से दूसरे टीचर के पास जाते हैं। तो लिहाजा पहले दफ़ा ही आप सोच समझ के टीचर का इंतखाब कर लें। तो मैं भी चूँकि इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैंने आपके लिए एक इंग्लिश का कोर्स डिज़ाइन किया है, जो कि ना सिर्फ CSS PMS के स्टूडेंट्स बल्कि तमाम लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं किसी भी वजह से, चाहे आइल्स की वजह से या किसी और मकसद के लिए, चाहे शौकिया सीखना चाह रहा है, सबके लिए यकसां मुफीद है। उसकी वजह यह है कि इस कोर्स को मैंने बिल्कुल ABC से स्टार्ट करना है। बिल्कुल हम पहले अपनी बेसिक्स को क्लियर करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जाते हुए इंग्लिश के डिफरेंट फॉर्मेट्स जैसे ऐसे प्रेसिव वगैरह, इन सारी चीज़ों को भी सीखेंगे। और यहाँ पे जो CSS PMS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एडिशनल बेनिफिट ये है कि आप लोगों को मैं आपके जो 2 पेपर हैं कि इंग्लिश कॉम्पोजिशन का और जो दूसरा आपका है एसे का, ये दोनों पेपर्स की अलहदा से भी मुकम्मल आपको तैयारी मैं करवाऊँगा। तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि मेरे चैनल की एक वीडियो है, हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी। आपने इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि हम अपने चैनल पे आपको किस तरह से काम करवाएंगे, कैसे आप इंग्लिश सीखेंगे हमसे। तो इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि आप हमारे साथ काम करके आप इम्प्रूव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपको लगे इस वीडियो को देख के कि आपको कोई फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, तो फिर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लें। लेकिन हमारा कोर्स ज्वाइन करके भी आप शुरू की जो चंद वीडियोज़ हैं उनको जस्ट टेस्ट करने की तरह से देखें कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको लगे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है तो अपने कोर्स को कंटिन्यू करें, वरना फिर आप किसी और टीचर की तरफ चले जाएँ।
लेकिन बात वही है, स्टूडेंट्स के टीचर का इंतखाब आपने बहुत सोच समझ के करना है। आपने उस टीचर से काम करना है जो आपको उलझाए नहीं और दुरुस्त सीक्वेंस से काम करवाते हुए एक बिल्कुल सही ट्रैक पे रखकर आपको जो है इंग्लिश की जो है तैयारी करवाएं। बाकी मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि आप जब मेरी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो देखेंगे मेरे चैनल की, तो ना सिर्फ आप मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे बल्कि आप दूसरे लोगों को बताएंगे भी। और लाइफ में जब भी कहीं डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जहाँ जाके आपके जब भी इम्प्रूव्ड इंग्लिश आपके काम आएगी तो आप मुझे याद करके दुआ ज़रूर देंगे। तो अब आखिर में मैं एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से करता चलूँ कि ये जो वीडियोस मैंने रिकमेंड की है ना डिफरेंट अपने चैनल की इस वीडियो के दौरान, उसके अलावा भी हमारा जो इंग्लिश का कोर्स है ना उसकी कुछ इंट्रोडक्टिव वीडियोस हैं जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। अगर आप इंग्लिश सीखने के बारे में वाकई में ही संजीदा हैं तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को भी एक दफ़ा ज़रूर देख लें। इनमें कमाल की इन्फॉर्मेशन है आपके लिए और मैं गारंटी देता हूँ कि इनको देखने में जो आपका टाइम लगेगा वो ज़ाया बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।